हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को। ये एग्ज़ाम देखे दोस्तों तो 3 शिफ्ट में हुआ था, तो हमने 1 और 2 शिफ्ट का वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा शिफ्ट का वीडियो है जो लेकर के आज आए हैं। यहाँ पर सारे प्रश्न हैं वो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है और इसी प्रश्नों को आज हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे ताकि आपको अनुमान चल जाए कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो वरुण एरोन का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। और इनके निवास स्थान की बात करें दोस्तों तो जमशेदपुर के निवासी हैं और इन्होंने देखें तो जो इंडिया की टीम है दोस्तों उसमें खेल चुके हैं। जैसे कि पता होगा इंडियन प्रीमियर लीग जो टीम है उसमें दिल्ली डेयर डेविड्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन सभी टीमों के साथ एक क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस खेल से हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रिकेट खेल से हैं और बिलोंग कहाँ से करते हैं तो जमशेदपुर से करते हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर अगर लोक संगीत की बात करें तब का जनानी झूमर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि जो जनानी झूमर है ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में जो महिलाएं होते हैं एक दूसरे का हाथ जुड़ा करके गोल गोल झूमते हैं और नाचते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये झारखंड में प्रचलित लोक नृत्य है। इसमें महिलाएं जो होती हैं सामान्य रूप से श्रृंगार करती है, मतलब सामान्य श्रृंगार जैसे कि साड़ी पहनना, नाक मुंह जो भी सजाना होता है वो करते हैं, नॉर्मल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी और देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का गठन हुआ। आदिवासी और देसी भाषा के एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 में किस संगठन का गठन हुआ था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो गठन हुआ था झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा का। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि अखाड़ा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों ये जनजातियों में एक प्रमुख केंद्र होता है जहाँ पर लोग सभा स्थल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। साथ में जो कुंवारे लड़का लड़कियाँ होती है नाच गाना का आयोजन यहीं पर करते हैं। ये कहा जाता है दोस्तों कि गांव का जो होता है वो सांस्कृतिक केंद्र होता है। इसी तरह भी देखिए सांस्कृतिक केंद्र 2003 में रांची में एक संगठन का गठन किया गया है जिससे आदिवासी देसी भाषा का विकास हो सके। उसका नाम क्या रखा गया है, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादारी इमारतों के अवशेषों निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो थोड़ा सा प्रश्न उटपटांग है दोस्तों, तो इतना डीपली प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है, इतना घुमा के थोड़ा सा पूछ दिया तो इसको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी अर्जी मुकिमपुर संथाल परगना। यानी कि संभावित जो भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी इमारतों का अवशेष जो मिलते हैं वो अर्जी मुकिमपुर संथाल परगना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2017 में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में कोयला और खनन मंत्री ने दावा किया कि केंद्र झारखंड में 30 खानों की नीलामी करेगा। इस घोषणा से संबंधित निम्नलिखित में से किससे है। तो इस घोषणा का संबंध देखिए दोस्तों तो आपका हो जाएगा पीयूष गोयल से हैं। पीयूष गोयल उस समय केंद्रीय मंत्री थे, कोयला और खनन मंत्री, और इन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि झारखंड के 30 खानों को नीलामी करी जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था जिससे वे वन उत्पादों पर अपने प्रारंभिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आदिवासी के द्वारा उनके गांवों को वन क्षेत्रों को संरक्षण मिलता है और उन संरक्षण को ही देखें तो वन को संरक्षित वन में बदल दिया गया। तो संरक्षण जहाँ से इन लोग को मिलता था यानी कि कुछ चीज़ें जंगल से इन लोग प्राप्त करते थे, जैसे कंदमूल हो गया, खाने के वस्तुएं हो गए, अपने घर के ज़रूरत की चीज़ें हो गए,
अब वही संरक्षण मिलने वाली चीज़ों को ही जो भारत सरकार थी उसके द्वारा संरक्षित वन के रूप में उसको बदल दिया गया, यानी कि उस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया जहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ पर देखें तो प्रतिबंध लगा दी जाती है। तो ये पूछा जा रहा है कब किया गया, तो आपका हो जाएगा आपको भारतीय वन अधिनियम के तहत किया गया था। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और प्रथम बार वन अधिनियम कब आया था दोस्तों, तो 1952 में आया था। आज़ादी जब 1947 में मिली थी, इसके बाद 1952 में प्रथम वन अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। तो समेत शिखर के नाम से किसे जाना जाता है, पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अब वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी झारखंड की कौन सा है, तो यही पारसनाथ पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये देखिए दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है और दूसरा यहाँ पर प्रसिद्धि के कारण यहाँ के जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म का वो पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल कहाँ है, तो पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। ये किस जिला में आता है, तो आपका गिरिडीह जिला में आता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के मल्हार और तेंतरी जनजातियों के द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है। तो यहाँ पर देखिए तो मल्हार और तेंतरी जनजातियों के द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु का शिल्प जो है दोस्तों वो डोकरा है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद बागुन सुमय ने निम्नलिखित किस पार्टी का नेतृत्व किया था। तो बागुन सुब्रमण्य जी ने देखिए तो आपका वहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व किया था। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। 1967 में जो आम चुनाव हुआ था दोस्तों आपको पता होगा, तो उस समय झारखंड पार्टी का विभाजन हुआ था। जो झारखंड पार्टी आपको पता होगा कि झारखंड पार्टी किसने गठन किया था, जयपाल सिंह मुंडा ने। तो वहाँ पर पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी का देखें तो विभाजन हो जाता है और इस पार्टी के विभाजन होने के बाद बागुन सुब्रमण्य जो थे वो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का नेतृत्व करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और देखिए दोस्तों, तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बागुन सुब्रमण्य जो हैं इनसे चर्चित एक प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो पूछा जाता है कि प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे झारखंड में, तो आपका यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बागुन सुब्रमण्य। अगला प्रश्न है कि कंघी कट यानी कोम कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठा परंपरा है। तो जो कोम कट पेंटिंग है दोस्तों उरांव जनजातियों की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत के काल में ऋग्वेद में वर्णित किकिट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। तो किकिट प्रदेश जो है दोस्तों झारखंड के गिरिडीह जिलों में स्थित है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये महाभारत के काल में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है किकिट प्रदेश, तो किसके लिए किया गया है, तो गिरिडीह जिले के लिए किया गया है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि महाभारत में जो है झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक के नाम से संबोधित किया गया। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पुंडरीक। साथ में अगर देखें दोस्तों तो पुंडरीक न दे तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि पशु भूमि के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक या पशु भूमि कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन से कच्ची सामग्री भंडार उद्योग घाटशिला तथा औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर पता होगा कि घाटशिला में क्या उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा कि घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तांबा और वन आधारित उद्योग के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आपको पता होगा कि औद्योगिक नीति जो 2012 बनी थी और उसके मुताबिक पूछा जा रहा है, तो उसके मुताबिक तांबा और वन आधारित जो उद्योग हैं वो पूर्वी सिंहभूम जिले के
घाटशिला, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी घाटशिला किस जिले में है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में। तो घाटशिला के क्षेत्र में यहाँ पर देखें दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 2000 टन सूक्ष्म तांबे का उत्पादन होता है। और इसका उत्पादन कब से हो रहा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1924 से उत्पादन हो रहा है। तो घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए, जो भी आई है इसको दिमाग में रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना धर्म पर खेरवाल बंसा धर्म पुथी प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी। संथाल परंपरागत धर्म पर खेरवाल पंसा धर्म पुथी पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये पुस्तक के लेखक कौन है, माझी रामदास टूडू। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो पुस्तक के नाम है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसके रिलेटेड और भी पुस्तकें हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बार बार पूछे जाते हैं। और ये ज़्यादातर पुस्तकें के नाम जो होते हैं दोस्तों एग्जाम के टाइम में दोहराया जाना चाहिए, ताकि आपको मेमोरी शार्पनेस में बना रहे तुरंत का पढ़ा हुआ। अभी पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी टाटा पावर की संयुक्त उद्गम कंपनी है। यह झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपको मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम दोनों जो पूछा जा रहा है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, जो दोनों टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, तो दोनों स्थित है आपका धनबाद में। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस सबको ध्यान में रखना है दोस्तों। वहीं मैथन जल विद्युत केंद्र की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी विद्युत का उत्पादन क्षमता अगर देखें तो 60 मेगावाट है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये भी प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न में एक छुपा हुआ है और प्रश्न, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी, ये दोनों जो है किसकी उद्गम है, तो दोनों जो है टाटा पावर की संयुक्त उद्गम है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है। तो यहाँ पर अगर देखें तो झारखंड को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो ये 3 क्षेत्र कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो पहला जो जाएगा आपका दोस्तों पूर्वोत्तर पठार। यहाँ पर अगर देखें पूर्व और उत्तर पठार, एक जलवायु क्षेत्र आपका ए हो गया और दूसरे हो गया पश्चिमोत्तर पठार। तो यहाँ पर दूसरा जलवायु ए हो गया, दूसरा ए हो गया, पहला आपका ए हो गया, और तीसरा जो आपका क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वोत्तर पठार। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वोत्तर पठार। तो इस तरह से तीसरा क्षेत्र हो गया। तो इस तीनों को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस एक खेल से संबंधित हैं। तो दीपिका कुमारी का संबंध किससे है दोस्तों, तो तीरंदाजी से है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो दीपिका कुमारी कहाँ के रहने वाली है, तो रांची रातू प्रखंड के रहने वाली है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, इनको 2010 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम में भारत को इन्होंने स्वर्ण पदक दिया था। इसके बाद देखें दोस्तों, तो 2012 में इनको राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वोच्च सम्मान जो होता है खिलाड़ियों के लिए, सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है, तो 2012 में, और 2010 ईस्वी में इन्हें कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता है। तो चर्चित रही हैं, थोड़ा सा इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा फिर बनाए रखिएगा दिमाग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वे प्रसिद्ध भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में बताना है दोस्तों, जिन्होंने जनजातियों का वर्गीकरण सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया है। तो कौन से व्यक्ति हैं, तो ललिता प्रसाद विद्यार्थी। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2017 तक निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाला है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री के पद संभालने वाले 3 बार 2 व्यक्ति रहे हैं। एक शिबू सोरेन हो जाएंगे, एक अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। और वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन हैं, जो दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। और पहले कौन थे, सबसे पहले बाबूलाल मरांडी,
तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय बने थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म की बात करें दोस्तों तो खुट्टी में इनका जन्म हुआ था। अगर खुट्टी से अगर देखें तो इनके जीवन की शुरुआत होती है खुट्टी ज़िले से, और साथ में इनका अगर देखें दोस्तों तो अपने एक बहुत बड़ा इन्होंने विद्रोह चलाया, जिस विद्रोह का नाम था उलगुलान विद्रोह, जिसके चलते अंग्रेज़ों ने इसे गिरफ्तार करके रांची जेल में बंद कर देते हैं, जहाँ पर 9 जून 1900 इनको मृत्यु हो जाती है। अब क्या कारण से मृत्यु हो जाए दोस्तों, तो बोला जाता है कि हैजा की बीमारी से मृत्यु होता है। बाद में इनको कोकर जो है जगह, रांची कोकर रोड, वहीं पर नाला के किनारे इनको दफना दिया गया। तो इस तरह से 25 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरसा मुंडा की ग्रेट टूमल्ट इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पर देख के ही पता चल गया होगा कि धरती अब्बा या उलगुलान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको पता होगा कि इनको धरती अब्बा के उपनाम दिया गया था। इनके द्वारा जो विद्रोह चलाया गया था उसका उलगुलान नाम दिया गया था, इसलिए दोनों इनसे संबंधित है। और यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। ये विद्रोह का प्रारंभ देखें दोस्तों तो 1895 से विद्रोह प्रारंभ करते हैं और ये 5 साल तक विद्रोह चलता है, यानी 1900 तक। और 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे विद्रोह का होता है समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के नाम से भी जाना जाता है? तो झारखंड में जो झरना है दोस्तों जोन्हा फॉल, इसको गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे जोन्हा फॉल जो है दोस्तों लगभग रांची से लगभग 30 से 32 किलोमीटर पर है, जहाँ पर लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में जाते हैं, मनाते हैं। और ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि किस नदी पर है, तो आपको नदी का नाम याद रखना है दोस्तों, राड़ू नदी। कि राड़ू नदी पर जोन्हा फॉल है, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, आपका 43 मीटर की ऊंचाई है इसका। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, किस नदी में? तरालू नदी में, और इसकी ऊंचाई 43 मीटर। और यहाँ पर जोन्हा फॉल को गौतम धारा झरना भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। झारखंड जो वनों और झाड़ियों की भूमि है, यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो पता होगा कि झारखंड किस राज्य का हिस्सा था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार राज्य का हिस्सा था। बाद में बिहार से अलग होकर के 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ, जो 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कब दोस्तों? तो 15 नवंबर को। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए तो पूरे बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह ये पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंशियल के अंतर्गत आते थे, लेकिन ये हमारा जो झारखंड है वो बिहार का ही भाग था, ये पश्चिम बंगाल का भाग था। तो बिहार जब था उसमें शामिल, तो बिहार पश्चिम बंगाल का भाग था, ये बन सकता है प्रश्न। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। झारखंड के कोहबर और सोहराई चित्रकारी नाजुक कला का रूप है, जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो विवाहित महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कोहबर चित्रकारी आपको बताए हैं और सोहराई चित्रकारी भी दोनों बताए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, सारे मैंने चित्रकला के बारे में बताया है। कोहबर चित्रकला जो होता है दोस्तों एक प्रेम का रूप होता है, जिसमें क्या होता है जो वधू होती है, जो नई नई आती है दुल्हन, अपने पति के घर में आंगन में या उसके घर के अंदर में कोहबर चित्रकारी करती है, यानी एक दूसरे के पुरुष और संबंधों को पक्षियों के माध्यम से, पेड़ पत्तों के माध्यम से संबंध को व्याख्या करती है, जिसमें सिक्की देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, और ये सोहराई चित्रकला जो होता है, सोहराई जो होता है इसमें जानवरों का चित्रण किया जाता है,
जानवरों के चित्रण में हो गया बैल भैंसा वगैरह का चित्रण, और बैल के जो कुंभा होता है, जैसे बैल के अगर आकृति दिखेगा तो उसके कंधे पर ऐसे टील्हा निकला होता है, ऐसे ही होता है दोस्तों बैल। तो ये जो टील्हा निकला होता है इसके कंधे पर, तो इसके चित्र को विशेष रूप से निरूपित करके बनाया जाता है। तो इसको भी यानी कि सांड के कंधे को निरूपित करके। तो सोहराई चित्रकारी किससे, जानवरों से संबंधित है। और कोहबर चित्रकारी है जो नए विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। इंडो आइस ग्लास कंपनी लिमिटेड झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रमुख ग्लास कंपनी है। तो इंडो अक्साई जो है ग्लास कंपनी लिमिटेड आपका हो जाएगा दोस्तों रामगढ़ जिले में। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जो झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार के द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया। तो क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो झारखंड में हुआ था दोस्तों 1995 में हुआ था। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। और 1995 में गठन कब हुआ, तो इसको डेट को याद रखिएगा 9 अगस्त को, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो 9 अगस्त 1995 को परिषद का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसके शिबू सोरेन जो थे दोस्तों वो अध्यक्ष बनाए गए थे, और जो सूरज मंडल है उपाध्यक्ष बने थे। तो इसको दोनों का नाम एकदम विशेष रूप से याद रखना है कि सूरज मंडल उपाध्यक्ष और शिबू सोरेन अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो एक मास्टर और डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने वाली विष्णुवाती के संथाल गांव में से हैं और गौशालांदा आदिवासी सेवा संघ के सदस्य थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बोरोबाक्सी। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न बड़ा उटपटांग है दोस्तों, क्योंकि ये सब प्रश्न है जो कभी पढ़ने को नहीं मिला है। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा देख के रखना है, और नहीं ऐसे प्रश्न बनते हैं तो हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप पढ़ेंगे लेकिन फिर भी नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपनी निडर कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो दयामणि बरला को जाना जाता है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए दयामणि की अगर बात करें तो आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए जाना जाता है। निडर कार्य में जैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो इन्होंने अपने जीवन में आदिवासियों के सशक्त जो आवाज़ होती है वो झारखंडों में देखें तो अपने लिए बढ़ावा देने के लिए, इसको कि कैसे इनको बढ़ाया जाए, उसके लिए इन्होंने जैसे कि उनके ज़मीन की लड़ाई हो गया, जंगल की लड़ाई हो गया, तो उस सब चीज़ों के लिए संघर्षरत रही है। संघर्षरत रहने के तात्पर्य है दोस्तों कि इन्होंने समाज में इनका आवाज़ उठाया, तंत्र में आवाज़ बन करके उभरी है। ये देखिए मुख्य रूप से तो एक प्रमुख पत्रकार भी हैं, जो पत्रकार के माध्यम से इस जनजातीय लोगों का आवाज़ बनती हैं, आवाज़ उठाती हैं। एक ग्रामीण पत्रकारिता के लिए इनको देखें तो काउंटर मीडिया अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर ए हो जाएगा डोलोमाइट। डोलोमाइट जो खनिज है वो झारखंड में मुख्य रूप से पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह औषधि चट्टान है। इसका उपयोग देखें दोस्तों तो धवन जो भट्टियाँ होती है उसमें रेफ्रिजरेटरी के उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर मुख्य रूप से अगर यहाँ पर पूछा जाए दोस्तों कि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पलामू में। तो पलामू जिला विशेष रूप से याद रखना है आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया और सर्वाधिक पूछा जाए तो यहाँ पर आपको पलामू करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड सरकार एक योजना बना रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं का एक समूह छोटे उद्योगों
स्थापित कर सकती हैं ताकि उनकी सालाना आय बढ़ सके तथा इस योजना का नाम है। तो इस योजना का नाम रखा गया उद्यम सखी मंडल योजना। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। उद्यम सखी मंडल योजना की अगर बात करें दोस्तों तो ये झारखंड सरकार की एक योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और 15 महिलाएं जो होंगी एक समूह में छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं जैसे अचार पेंटा वगैरह बनाना जो होता है उनकी आय को बढ़ाने के लिए सालाना आय कैसे उनकी बढ़े उसके लिए इन्होंने विकास का काम कर रही है इस योजना के माध्यम से। ये मुख्य रूप से देखिए तो झारखंड राज्य में ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए इस योजना का जो है उद्यम सखी योजना और लाया गया है। जैसे कोई गांव में महिला टोकरी बनाती है, कोई दिया बनाता है, तो सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना जाता है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए प्लास। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है। जैसे राजकीय पशु आपका क्या होता है? हाथी हो जाता है। राजकीय वृक्ष क्या होता है? साल होता है, जिसको गांव देहात में सरई का पेड़ भी कहते हैं। और उसी तरह से राजकीय पक्षी जो क्या है आपका, तो राजकीय पक्षी आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कोयल। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, सब नॉर्मल हैं, प्रश्न बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM की शुरुआत 2011 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार करना और वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना। उस NRLM का नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका नाम देखें दोस्तों तो प्रश्न में रुचि छुपा हुआ है आजीविका यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आजीविका। इस तरह से प्रश्नों को ध्यान में रख के बनाना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत सरकार के विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। यह विशाल क्षमताओं की भूमि है। खेलगांव में पहला झारखंड ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह किसने कहा था? तो जो खेलगांव में अगर देखें दोस्तों तो ग्लोबल समिट इन्वेस्ट समिट किए थे रघुवर दास और उसी ने भाषण देने के वक्त यहाँ पर इस चीज़ों का जिक्र किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि झारखंड एक युवा राज्य के रूप में भारत के विकसित और समृद्ध राज्यों में से एक बनने के लिए प्रयासरत है। ये बात किसने कही थी? तो रघुवर दास ने कही थी। और रघुवर दास कौन थे? तो CM थे उस समय। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव के अनुसार झारखंड खान और भू विज्ञान विभाग के खनिजों की अनुमानित उत्पादन कितना होगा, जिसे झारखंड प्राप्त करने की कोशिश करेगी? तो अनुमानित यहाँ पर रखा गया है दोस्तों 200 मिलियन टन। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा कि जो 200 मिलियन टन है इसको अनुमानित उत्पादन रखा गया है, जिसको प्राप्त करने का कोशिश झारखंड सरकार करेगी। ये कब की बात है दोस्तों? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया है और पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट योजना थी। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना शुरू की गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि महिलाओं को कृषि से संबंधित सशक्त बनाने के लिए 2010-11 में जो योजना चलाई गई वह योजना है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से लेखक ने रांची में अपनी पढ़ाई पूरी कर लव एज पी रेट फेसबुक नामक पुस्तक लिखी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि लव एज द रेट फेसबुक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो निकिता सिन्हा। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। निकिता सिन्हा की अगर बात करें दोस्तों तो ब्रिज फोर्ड स्कूल जो है टीपू दाना रांची से उन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी करके
पूरी करने के दौरान ही देखें दोस्तों तो इन्होंने लव एंड फेसबुक नामक पुस्तक सहित अब तक कुल 10 पुस्तकें लिख चुकी है। तो इस तरह से देखें तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि इनके द्वारा पुस्तक लिखे जाते हैं, और जो लव एंड फेसबुक नामक पुस्तक निकिता सिन्हा के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है। तो चाइना क्ले की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। उद्योग खनन और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग जिले में पाई जाती है। साथ ही साथ में अगर देखें दोस्तों तो आपका पलामू हो जाएगा, दुमका हो जाएगा, साहेबगंज, इन जिलों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी है। तो कृषि के बदलने की प्रथा से जुड़ी है दोस्तों आपका सोरिया पहाड़िया। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है। तो आपको मैप अच्छे से पता होगा तो आपको अच्छे से पता हो जाना कि छोटा नागपुर पठार की जो है दोस्तों वो रांची पठार अगर देखें तो दक्षिण में है। यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सब मैप के वाली प्रश्न है दोस्तों, आपको जियोग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉस्को लैंप्स झारखंड सरकार के द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सरकारी संस्था है। यह विशेष यब से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा किसके बढ़ावा देने के लिए हो जाएगा, तो लाह की बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पर इसका आंसर ये राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जेस्को लैंप्स का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों तो इसका हो जाएगा झारखंड स्टेट, जे से हो जाएगा झारखंड, ए से हो जाएगा स्टेट और सी से हो जाएगा स्टेट कोऑपरेटिव लॉकमेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। ये झारखंड सरकार की एक सहकारी संस्था है जो राज्य में लाह की प्राप्ति तथा समुचित बिड़प्पन समझते हैं दोस्तों, व्यापार होता है तो बिड़प्पन और कृषकों के लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या इसका काम है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड है वो जमशेदपुर के निकट कंडरा में स्थित है। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जय बालाजी जो ग्रुप है वो स्वामित्व वाली नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के निकट कंडरा में स्थित है। अगला प्रश्न है 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। तो 1920 के दशक में आदिवासियों का अगर देखें दोस्तों तो आंदोलन जो था वो किससे जुड़ गया था, तो तना भगत आंदोलन से। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। तना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो 1914 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था तना भगत आंदोलन, तो आपको पता होगा यात्रा भगत के नेतृत्व में गुमला जिला से प्रारंभ किया गया था। और ये आंदोलन देखें तो 1920 में जो महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से इन लोग जुड़ गए थे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाला भारत के कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता होगा कि झारखंड जो खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है और पूरे खनिज संसाधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका 40% झारखंड के पास है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य उद्योग नीति 2012 के अनुसार कितने प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से राज्य की कच्ची सामग्री भंडार औद्योगिकरण के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो ऐसे 8 क्षेत्र हैं दोस्तों जहां पर इसके लिए विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1914 में किस ने तना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी। तो
तो तना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जतरा भगत के द्वारा किया गया था या जतरा उरांव के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो रखा गया था मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान विद्रोह। तो इस तरह से इसको नाम याद रखिएगा। और यहाँ पर सिंधु कानू के द्वारा कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह भी कहते हैं। और यहाँ पर तिलका मांझी के द्वारा विद्रोह हुआ था तिलका आंदोलन। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है? तो ओरमांझी टाउन में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है कौन सा बांध है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा गेतेलसुल्द बांध। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। ओरमांझी में ही बिरसा जैविक उद्यान है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और गेतसुअल बांध कहाँ दोनों? तो ओरमांझी में। अगला प्रश्न है 1928 में एम्स्टर्डम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुंडा जनजाति के भारतीय हॉकी टीम के प्रसिद्ध कप्तान कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इसको बार बार बता चुका हूँ कि जयपाल सिंह के द्वारा 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में स्वर्ण पदक जीता गया था, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो कहाँ थे? जयपाल सिंह का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो झारखंड से संबंध है। एक गजब ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनके द्वारा अपनी ज़िंदगी में अनेक ख्यातियाँ प्राप्त की। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर में जन्मी निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टीवी सीरियल बलिका बधू में आनंदी के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई? तो आनंदी, अगर बलिका बधू पहले सीरियल आता था दोस्तों, देखते होंगे, तो आनंदी की जो था उनका जन्म जो हुआ था जमशेदपुर में, उनका नाम जो था प्रत्युषा बनर्जी। ये कहाँ से थे दोस्तों? तो जमशेदपुर से। यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा ये देखिए दोस्तों, तो अपने टीवी सीरियल के चलते प्रसिद्ध हुई। बाद में अगर देखा जाए दोस्तों तो 2016 में इन्होंने जो अपने घर मुंबई वाले घर के फ्लैट में ही इन्होंने आत्महत्या कर ली, यानी सुसाइड कर ली थी फांसी लगा करके। तो यहाँ पर इसको तो प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन 2016-17 से संबंधित ये जो एग्ज़ाम हुए थे तो 16-17 से संबंधित करंट अफेयर्स के रूप में इसकी मृत्यु हुआ था, इसी चलते पूछ दिया गया था। नीचे दिए गए सूची में कौन सी खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी हैं? झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजी पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त तीनों हैं, यानी दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी मंड्या, इसके बाद हो जाएगा मिशल बेंजामिन लाकड़ा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 उपरोक्त यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वे पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है, यानी कि वाटरमैन ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका सीमेन उरांव को। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी हो जाएगा। ये पानी बाबा के नाम से मशहूर हैं सीमोन उरांव, या वाटरमैन भी कह सकते हैं। ये रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के निवासी हैं। इनको उत्कृष्ट सामाजिक कार्य हेतु वर्ष 2016 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है। नीचे दिए गए सूची में कौन सी झारखंड हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? नीचे दी गई सूची में कौन सी खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हैं? तो आपको यहाँ पर अगर देखें तो वीरेंद्र रजा लाकड़ा हैं दोस्तों, और जयपाल सिंह मुंडा। उपरोक्त तो दोनों देखें ए और बी, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए और बी, यानी 1 और 2। वीरेंद्र लाकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा का संबंध हॉकी से और दोनों झारखंड से हैं। वहीं दिवाकर प्रसाद का अगर संबंध देखा जाए दोस्तों तो इसको याद कर सकते हैं कि इनका संबंध मुक्केबाजी से है, मुक्केबाजी से। इस तरह से IRB का टोटल प्रश्न आज खत्म हो गया दोस्तों। और इसके बाद जो भी प्रश्न देखेंगे कौन सा सीरीज लाते हैं, इसके बाद दरोगा को 32 सीरीज हैं, तो 32 सीरीज को भी देखेंगे बारी बारी से। उसमें से कुछ चीज़ों को लाकर आपके समक्ष जरूर देंगे प्रश्नों को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।